हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स अनअकैडमी चैनल पर। और आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो करेंगे रेस्पिरेशन। साइंस के अंदर सेवन्थ क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट चैप्टर है वो श्वसन या रेस्पिरेशन है। जीवों के अंदर किस प्रकार से रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है। जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन है, यानी वायवीय श्वसन है, अवायवीय श्वसन है। इसके अलावा जैसे यू आपके पास में एक कोशिकीय जीव है, उनमें किस तरीके से श्वसन होता है। बहुकोशिकीय जीव है, उनमें किस तरीके से श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है। इन सब चीज़ों को हम इसमें समझे। हम कितनी बार जो श्वास है उसको अंदर और बाहर, यानी हमारी रेट क्या है श्वास लेने की। हम एक्सरसाइज करते हैं तब किस तरीके से होता है। या हम जब एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, तो हमारे मांसपेशियां वगैरह उसमें वो जकड़न या ऐंठन क्यों महसूस होती है, दर्द क्यों होता है हम लोगों को। इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर के अंदर जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो देखो, ये टॉप एजुकेटर्स है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इनसे यहाँ पे पढ़ सकते हो अनअकैडमी के ऊपर। और ये मेरे बारे में कुछ जानकारी। सुरेश ठोलिया, 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। ये मेरा कोड ST10 जिसको यूज़ करके आप एनरोल कर सकते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। क्रैक MPPS एंड व्यापम विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मिलता है आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस। मतलब आपने एक बार मेरा ST10 कोड यूज़ करके एडमिशन ले लिया तो अब सभी लोगों की क्लासेस है वो देख पाएंगे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो, इसमें 1 ईयर और 2 ईयर के लिए आप एनरोल कर सकते हो। यदि आप 1 ईयर के लिए एनरोल करते हैं, तो चार्जेस 7000 है। लेकिन मेरा रेफरल कोड ST10 यूज़ करेंगे तो 10% डिस्काउंट के साथ आप 6300 के अंदर एनरोल हो जाएंगे। यदि आप 24 मंथ्स के लिए एनरोल करते हैं, 2 ईयर्स के लिए, तो चार्जेस 8400 है। ST10 कोड यूज़ करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और 7560, 7560 रुपये, 7560, 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। और इसके अंदर आप 2 ईयर्स के लिए MPPSC, प्री, मेंस, इन सब की प्रिपरेशन, प्री की प्रिपरेशन, मेंस की प्रिपरेशन और अदर जो SI वगैरह के एग्जाम है आपके पास में, पटवारी है, कांस्टेबल है, जितनी भी एग्जाम्स है उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देना है। और जितने टॉप एजुकेटर्स है जो जितने दिन ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा रहे थे, वो लगभग लोग, उनमें से बहुत सारे लोग अकेडमी पे पढ़ा रहे हैं। और उसके लिए आप 10 टाइम्स फीस देते थे, उसकी आपको 10 टाइम्स कम फीस देनी है। और उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के साथ घर बैठे ऑफलाइन क्लासेस के कंपैरिजन में ज़्यादा कम, मतलब ज़्यादा क्वालिटी के साथ और कम पैसे के साथ आप यहाँ पर क्लासेस कर सकते हैं। ये मेरा कोर्स है जो कि अनअकैडमी पे अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं बायो का। और MPPSC प्रीलिम्स और मेंस को बेस बना करके चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ, तो आप कर सकते हैं। 10th चैप्टर है, आज पढ़ेंगे हम जीवों में श्वसन। तो आज इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो देखो, आज हम इसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन यानी वायवीय श्वसन की बात करेंगे। इसके बाद हम अवायवीय श्वसन, इनमें क्या डिफरेंस होता है वो देखेंगे। उसमें श्वसन की दर कितनी है, हम यानी कितनी बार 1 मिनट में सांस लेते हैं। कोशिकीय श्वसन यानी शेल के अंदर किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है उसको देखेंगे। डायफ्राम है वो किस तरीके मूवमेंट होता है, डायफ्राम कहाँ पर मौजूद होता है और किस तरह का मूवमेंट इसके अंदर होता है वो देखेंगे। एक्सहेलेशन यानी सांस श्वास बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस में या उस प्रक्रिया में क्या होता है। गिल्स है जैसे आपके पास में, उनसे श्वसन किस तरीके से लिया जाकर होता है। फेफड़े, लंग्स होता है, इनसे कौन श्वसन करते हैं। श्वास नली है आपके पास में, अंतः श्वसन है, श्वास रंध्र है पादपों के अंदर, या श्वास प्रणाल है, उनसे किस तरीके से श्वसन होता है, कौन कौन से जीव किस तरीके से करते हैं। ये आज के हमारे सारे जो है टॉपिक के पॉइंट रहेंगे, मेन पॉइंट, जिनका आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि क्या चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर देखो, ये बात करी हुई है कि चैप्टर 2 के अंदर हम आपने सेल्स के बारे में या कोशिका के बारे में पढ़ा। और सेल्स के बारे में हम जानते हैं कि ये एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सर, संरचनात्मक इकाई का क्या मतलब है आपका, या स्ट्रक्चरल यूनिट का क्या मतलब है। स्ट्रक्चरल यूनिट या संरचनात्मक इकाई का मतलब ऐसे समझो कि जैसे एक पूरी बिल्डिंग है, आपको देखने में एज ए होल दिख रही है वो बिल्डिंग, लेकिन ये बिल्डिंग बहुत छोटी छोटी ईंटों से मिलकर के बनी है। किससे बनी है? ईंटों से, छोटी छोटी ईंटों से मिलकर के इस तरीके से एक बिल्डिंग बनी है। छोटी छोटी ईंटों से मिलकर के एक बिल्डिंग बनी है। तो आप पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो किस संरचना के ऊपर या किस स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड कर रही है, सोच के देखिए आप। ये पूरी बिल्डिंग है, ये किस स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड कर रही है, किस संरचना के ऊपर बनी हुई है? ईंटों की। तो ईंटों के ऊपर निर्भर है। इसी तरीके से किसी जीव, चाहे पादप हो चाहे मानव हो, कोई शरीर है, ये किस पर टिका हुआ है? तो ये कोशिकाओं पर। चाहे हमारी हड्डियां हो, चाहे हमारे कार्टिलेज हो, चाहे हमारी मांसपेशियां हो, चाहे हमारे दांत हो, कुछ भी हो, तो कहीं ना कहीं उसमें सेल्स ही है, कोशिकाओं से बने हुए।
तो कोशिकाओं से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, यानी हमारे शरीर की संरचना कोशिकाओं पर टिकी हुई है, इसलिए इसे संरचनात्मक इकाई कहते हैं। और जितने भी फंक्शंस हैं, जैसे पोषण का, परिवहन का, उत्सर्जन का, जनन का, ये सारे काम कौन करता है, या ये सारे फंक्शंस करता कौन है, तो ये फंक्शन सेल के द्वारा होते हैं, कोशिका के द्वारा होते हैं। जैसे श्वसन की क्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, उससे हम लोगों को एनर्जी मिलती है। और जब ऊर्जा मिलेगी या एनर्जी मिलेगी, यदि हमें ऊर्जा की प्राप्ति होगी या एनर्जी मिलेगी, तभी हम लोग जो है वो काम कर पाएंगे, ये बाकी सारी प्रोसेस हो पाएगी। तो इसलिए इसे फंक्शनल यूनिट के रूप में या क्रियात्मक इकाई के रूप में भी जाना जाता है। तो ये ध्यान देना है कि सेल हमारी बेसिक यूनिट है और बहुत ही जरूरी है। जैसे हमारी ऊर्जा की आवश्यकता इसी से पूरी होती है, और श्वसन क्रिया के द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, श्वसन प्रक्रिया के द्वारा। सर श्वसन प्रक्रिया के द्वारा कैसे होती है, तो देखो अभी हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। जब ये कोशिका में भोजन के विखंडन प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है और सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, कोशिका के अंदर श्वसन होता है। कैसे होता है सर, देखो जैसे हमारे पास ये सेल है या कोशिका है, इस सेल का ये न्यूक्लियस है, इस सेल का ये नाभिक है, ये न्यूक्लियस हो गया, नाभिक हो गया। यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया है, ये पूरी सेल है, इसमें मेम्ब्रेन होती है चारों तरफ। यहां पर ये साइटोप्लाज्मा है, ये कोशिका द्रव्य है या कोशिका द्रव्य है। इस कोशिका द्रव्य में यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, डबल झिल्ली बनी होती है इसके अंदर, इतनी बात नहीं कर रहे क्योंकि दिया हुआ नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर हमारा श्वसन की गतिविधियां होती है। कैसे सर, जैसे वहां पर C6H12 और O6 प्रेजेंट है, हमने सांस के द्वारा यहां से जो है नाक के द्वारा हमने श्वसन लिया, ऑक्सीजन अंदर गई, लंग्स के पास से फिर ब्लड के थ्रू सेल्स तक पहुंची, और सेल्स के पास पहुंचेगी तो सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचेगी। और जैसे ही इसको ऑक्सीजन मिलेगी तो C6H12O6 जो है ये ब्रेक हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और ATP अंदर, और इस तरीके से आपको ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी, इस तरीके से आपको ऊर्जा अवेलेबल होगी, यानी ATP के रूप में आपको एनर्जी मिलेगी। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसे पावर हाउस ऑफ द एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि ऊर्जा का निर्माण मतलब श्वसन क्रिया होना, मतलब ग्लूकोज जो होता है जिसको हमने देखा था, ये ग्लूकोज तो आप समझ ही रहे हो, कार्बोहाइड्रेट है, तो उसको ब्रेक होने से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप लोगों को ATP के रूप में एनर्जी मिल रही है, मिल रही है कि नहीं मिल रही, इसीलिए ऊर्जा देने का काम कौन कर रहा है, एक तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसलिए पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं इसको एक तरीके से, या पावर हाउस द एनर्जी बोलते हैं, एनर्जी का ये पावर हाउस हो गया। अब ये जो श्वसन होता है ये दो तरह का होता है, ये दो तरह का होता है, यानी श्वसन दो प्रकार का है। सर दो कौन कौन सा, एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है वायवीय श्वसन। सर एक दूसरा कौन सा होता है, वो होता है अवायवीय श्वसन। क्या फर्क होता है अभी बताते, देखो क्या इससे लिखा गया ना, अवायवीय श्वसन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, और इसको बोलेंगे हम अनएरोबिक, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखो वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ O2, O2 की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में, और ये O2 की अनुपस्थिति में, इन द अब्सेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ये अनुपस्थिति के अंदर है, ये ऑक्सीजन की अब्सेंस में है, और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर है, ये O2 की उपस्थिति में, ये O2 की अब्सेंस के अंदर है, ये ध्यान रखना है। O2 की प्रेजेंट में कैसे होता है, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ग्लूकोज प्लस O2, दिस विल ब्रेक इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस ATP, ये ऊर्जा मिलेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा, और ATP के रूप में ऊर्जा मुक्त होगी। जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें आपके पास मतलब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो C6H12O6 ब्रेक हो जाएगा, किस में, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हो जाएगा, एल्कोहल में ब्रेक हो जाएगा, और एनर्जी तो ATP के रूप में ऊर्जा तो मिलेगी मिलेगी, ATP के रूप में ऊर्जा मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोहल, ATP। ये एल्कोहल हो सकता है या ये आपके पास में लैक्टिक एसिड हो सकता है,
लैक्टिक एसिड हो सकता है, लैक्टिक अम्ल होता है। तो इस तरीके से ये दो तरह के हो गए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक, ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर अनएरोबिक। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना, इतना वर्ड ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ दिया हुआ होगा, ये जैसे देखो ग्लूकोज हो गया, तो ये अपने C6H12O6 बोलेंगे इसको। ऑक्सीजन की प्रेजेंट के अंदर है, O2 हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 हो गया। जल यानी H2O हो गया। और एनर्जी ATP के रूप में आपको ऊर्जा उपलब्ध होगी, ठीक है ना। जैसे ये आपके पास में एक कोशिकीय जीव है, जैसे बैक्टीरिया जीवाणु हो गए आपके पास में, या कवक हो गया आपके पास में, या जैसे ईस्ट है आपके पास में, ये इस तरह के जो होते हैं उनके अंदर अवायवीय शोषण होता है या अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। देखो यहाँ पर दिखाया हुआ है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखो जैसे ग्लूकोज है C6 से, अभी अपन ने देखा था C6H12 और O6, ये अब्सेंस के अंदर हो रहा है ऑक्सीजन की में। तो देखो यहाँ पर जल नहीं बन रहा, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वो आपके पास में ऊर्जा बन रही है, लेकिन यहाँ पर एल्कोहल का निर्माण हो रहा है। तो ये आपके पास मेथेनोइक अम्ल बन सकता है, मेथेनोइक अम्ल बन सकता है, एथेनोइक एसिड बन सकता है और मेथेनोइक एसिड भी बन सकता है, यानी एथेनोइक अम्ल भी बन सकता है और ये आपके पास मेथेनोइक एसिड भी बन सकता है। ये एथेनोइक एसिड हो गया, ये आपके पास मेथेनोइक एसिड हो गया, ठीक है ना। ये अल्कोहल हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और ये ऊर्जा हो गई। ध्यान रखना है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर है, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। यहाँ पर आपके पास में जब अपन जैसे बहुत एक्सरसाइज करते हैं या हमें ऑक्सीजन कम अवेलेबल होती है या हम दौड़ते हैं, तो हमें दौड़ने के क्रम में या एक्सरसाइज के क्रम में हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, तो सेल्स को ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करना है, लेकिन उस मात्रा में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती, तो उन कोशिकाओं के अंदर जो है वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है हमारे मसल्स के अंदर। लेकिन ये बहुत ज्यादा देर तक नहीं हो सकता, कुछ समय आप इस तरह की चीज कर सकते हो। और जब ये बनता है तो लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। उस लैक्टिक एसिड के कारण से या लैक्टिक अम्ल के कारण से ही आपको मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। देखो ये दिखाया हुआ है यहाँ पर कि ये व्यक्ति दौड़ रहा है तो इसको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो इसके अंदर जो बनेगा वो इस तरीके से, बहुत देर तक व्यायाम करोगे तो देखो ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की एब्सेंस है, तो यहाँ पर लैक्टिक अम्ल बनेगा, लेकिन ये बहुत देर तक नहीं हो पाएगा, कुछ ही समय के लिए हो पाएगा, फिर आपकी जकड़न हो जाएगी। लैक्टिक एसिड के कारण से या लैक्टिक अम्ल के कारण से आपके दर्द होने लगता है, ऐंठन होने लगेगी। जैसे आप जैसे गर्म पानी से नहाओगे या मालिश करोगे तो उस भाग तक आपके जब होगा ऑक्सीजन पहुंचेगी मालिश वगैरह करने से, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा और फिर आपको दर्द वगैरह है वो उसमें रिलीफ मिलता है या आराम मिलता है, उसको समझाया हुआ है। अब यहाँ पर देखो इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, मतलब श्वास को अंदर लेने की क्रिया और श्वास को छोड़ने की क्रिया की बात करी है। और कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार शोषण करता है उसे शोषण दर या रेस्पिरेशन की रेट बोलते हैं, कितनी बार वो शोषण करता है। तो अब समझते हैं, देखो ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना इनहेलेशन है, यानी जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। जैसे ऑक्सीजन कितनी परसेंट होती है, 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी परसेंट होती है सर, 0.03%। तो इसमें ऑक्सीजन रिच वायु आपने अंदर ली, इसे इनहेलेशन बोलते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु, देखो अब जब बाहर निकालोगे ना, आप एक्सहेलेशन करोगे, श्वास बाहर निकालते हो, तब उसमें O2 लगभग 16 to 17% रह जाती है, 4-5% कम हो जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ करके 3% से लेकर के 4% तक हो जाती है, 3 to 4% हो जाती है आपके पास। कौन कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि ऑक्सीजन 16 to 17% हो जाती है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ गई, लेकिन बाहर सांस निकाल रहे हो उसमें भी काफी मात्रा में ऑक्सीजन अवेलेबल है। ये मत सोचिएगा कि आपने जो ऑक्सीजन अंदर ली वो सारी की सारी कंज्यूम होगी, सारी उपयोग नहीं होती है, सारी की सारी ऑक्सीजन है वो कंज्यूम नहीं होती है, ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये मत सोचिएगा कि मैंने पूरी की पूरी ऑक्सीजन ली और जो है फिर बार जो है सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकल, ऐसा नहीं है। आप लगभग 21% के आसपास लेते हो तो 16-17% आपने वापस ऑक्सीजन ही निकालते हो, ये भी थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब देखो लगभग यदि आप नॉर्मल कंडीशन के अंदर हो तो 15 से 18 बार देखो श्वास को अंदर लेना, श्वास को अंदर लेना, श्वास को अंदर लेना और फिर बाहर छोड़ना, श्वास को अंदर लेना और फिर बाहर छोड़ना। ये लगभग टोटल 15 एक रेट गिनती है, इसको रेट इसकी वैल्यू 1 है, यानी दर श्वास को आपने अंदर लिया और फिर श्वास को आपने छोड़ा, ये रेट 1 कहलाएगी, एक दर कहलाएगी, याद रखना है। अंदर लेना और बाहर अलग अलग नहीं है, एक ही हुआ। उसके बाद लेकिन यदि जैसे आप दौड़े, आपके पीछे कुत्ता भागा, तो
तब आप 15 से 18 बार नहीं ले पाएंगे, तब आपको क्या होगा कि थोड़ी ज्यादा होगी, 30 बार भी हो सकता है, 35 बार भी हो सकता है, बहुत स्पीड से दौड़े। और ये जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो ये 25 टाइम्स होता है। जैसे आप सांस लेने के बाद हाँफने लगते हो, उसका कारण ये कि आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए। ज्यादा एनर्जी चाहिए तो उसके लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो एक्सरसाइज करते समय या आपके पीछे कोई कुत्ता जानवर भागे तब आप भागते हो, इस टाइम पे आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए ताकि आप तेज भाग सको, और उस कंडीशन के अंदर आपको ज्यादा एनर्जी के लिए ज्यादा ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। और ज्यादा ऑक्सीजन लेने के कारण से अपन बहुत तेज तेज सांस लेते हैं, इसलिए अपन हाँफने लगते हैं। तो बहुत तेज तेज सांस लेना वो कारण होता है कि हमारी रेट इंक्रीज कर गई है, और इसलिए इंक्रीज कर गई है कि शरीर के अंदर उसकी डिमांड जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि ऊर्जा की पूर्ति करनी है। ऊर्जा तो सेल्स ही करेगी ना, एनर्जी प्रोड्यूस। तो 15 से 18 बार नॉर्मल श्वसन रेट, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि सामान्य कितनी दर है, तो 15 से 18 बार सामान्य श्वास की दर है, याद रखना है। ठीक है। किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह तेजी से शोषण करने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। समझ गए बात, मैंने समझाया अभी आप। ये भोजन के विखंडन की दर को बढ़ा देते हैं, जिससे अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है। जैसे हमने कहा ना, C6 है, S12 है, C6 है, S12 है, O6 है, इसमें ऑक्सीजन ब्रेक करेगी इसको, तभी तो आपको एनर्जी मिलेगी। और फिर ये CO2 प्लस H2O प्लस ATP के रूप में आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए। ज्यादा एनर्जी तब मिलेगी जब ज्यादा ग्लूकोज टूटेगा, और ज्यादा ग्लूकोज तब टूटेगा जब ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, और ज्यादा ऑक्सीजन तब मिलेगी जब आप ज्यादा ऑक्सीजन बाहर से लेंगे, और ज्यादा बाहर लेंगे इसका मतलब आपने रेट को इंक्रीज करा है। तो ये 15-18 से बढ़कर के 21-22 हो जाता है, थोड़ा ज्यादा भी, 25 भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है यदि आप तेज दौड़ रहे हैं तो उस कंडीशन। आपको कोई दौड़ा है किसी भी कंडीशन के अंदर, समझ गए। शादीशुदा लोगों को अनुभव होता है, बीवियां दौड़ाती हैं उनको, तो उनका सांस बढ़ जाता है। तो देखो ये आपके पास समझिए, ये कपड़ा, ये समझाया कि किसको ज्यादा होगा। जैसे ये एक्सरसाइज कर रही है लेडी, तो इसको सबसे ज्यादा चाहिए होगा। उसके बाद जैसे ये आदमी काम कर रहा है, इसके ऊपर चढ़ रहा है, तो इसको भी ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो इसकी भी सांस फूलेगी। ये अंकल जी धीरे धीरे चल रहे हैं तो उतनी नहीं, लेकिन फिर भी बुढ़ापे के कारण फैल जाएगी। इसके बाद में जैसे ये महिला है जो कपड़े धो रही है, तो इनको इससे ज्यादा चाहिए होगी। एक बच्चा पढ़ रहा है तो फिर उससे थोड़ी सी कम इसको चाहिए, और फिर ये सबसे कम इसको चाहिए। सो रहे हैं तो सोते टाइम में भी हम सांस लेते हैं, लेकिन हमारी शोषण की दर जो है वो काफी कम हो जाती है, तो क्योंकि हम एकदम आराम की स्थिति में होते हैं। तो सबसे कम शोषण दर में, और फिर सबसे ज्यादा एक्सरसाइज करने के अंदर। तो जिस तरह का आप काम करोगे, जितनी भारी एक्सरसाइज करोगे, जितना जैसे कोई मजदूर वगैरह बेचारे कोई खाई दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं, तो उस कंडीशन में उनको ज्यादा चाहिए होगी। तो ये इस तरीके से रेट इंक्रीज करते हैं। जितनी ऊर्जा की आवश्यकता उतनी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होनी जरूरी है। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के लिए हम लोग ज्यादा तेज गति से श्वसन लेते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब हम वायु को अंतः श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो ये हमारे नथुनों से नासा गुहा में पहुंच चली जाती है, फेफड़ों में पहुंचती है, और फिर वक्ष गुहा में स्थित हो। देखो अब बताता हूं आपको, ये इस तरीके से देखो, आपने नासा गुहा यहां से लिया, नोस्ट्रिल्स बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स होते हैं, फिर ये आपके पास नेजल पास है, इस नेजल पास से यानी नोस्ट्रिल से होते हुए, ये दो नोस्ट्रिल्स हैं आपके पास जिससे अंदर लेते हो। फिर हम आपके अंदर चले गए नेजल पासेस से, और यहाँ पर जो छोटे छोटे बाल बने हुए हैं आपके, वो बाहर से आने वाली अशुद्धियों को यहाँ पर रोकते हैं, यहाँ पर उन अशुद्धियों को रोकते हैं। और उसके बाद में ये देखो इस तरीके से अंदर आता है, अंदर आएगा, और यहाँ से देखो खाना इस साइड से आता है ना, तो ये दोनों यहाँ पर फेरिक्स होता है, एक फेरिक्स होता है जिसको हम जंक्शन बोलते हैं। फेरिक्स होता है, जंक्शन होता है जहां पर श्वास नली और एक तरीके से मुख गुहा वाला, जो मुख वाला हिस्सा है, दोनों श्वास और मुख खाना दोनों एक जगह आते हैं। फिर एक जो होता है वो तो जैसे ये दो भागों में बंट जाएगा एक तरीके से। देखो यहाँ पर आवाज चले जाओगे तो ये तो आपके पास में इस तरीके से खाने वाली चीज हो, एक देखो ये दो पाइप इस तरीके से पाइप होती है, ये आपके पास में श्वास नली हो गई, ये इस तरीके, ये इस तरीके से देखो, ये विंड पाइप है, और ये आपके पास में फूड पाइप है, और यहां पर फेरिक्स होता है जहां तक खाना एक साथ आता है, उसके बाद ये बढ़ जाता है, और इसका बांटने का काम करता है इपीग्लोटिस। इपीग्लोटिस जो होता है एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ही छोटा सा, एक तरीके से एक ढक्कन टाइप समझ लो आप, जो बना हुआ होता है। जब आप श्वास लेते हो तो ये श्वास नली या विंड पाइप जिसको ट्रिकिया बोलते हैं, ये खुल जाती है, और ये बंद हो जाती है। कौन सी? फूड पाइप। ये फूड पाइप बंद हो जाती है, ये वाली पाइप बंद हो जाएगी,
और श्वास जो है इस पाइप के अंदर विंड पाइप में आ जाएगा। जब आप खाना खाएंगे तो ये विंड पाइप बंद हो जाएगी ताकि खाना विंड पाइप में नहीं जाए, और इसके अंदर आ जाएगी, फूड पाइप के अंदर आ जाएगा। इस तरीके से फूड पाइप के अंदर खाना आ जाएगा। फिर इस तरीके से ये फ्रिक्वेंटली मूवमेंट करता है। लेकिन जब आप खाना खाते टाइम में बोलते हैं या बात करते हैं, जैसे आपके घर वाले कहते होंगे नहीं खाना खा ले पहले बाद में बात कर लेना, तो उसका कारण ये है कि खाना खाते टाइम में यदि ये एपिग्लोटिस कंफ्यूज हो गया और खाना फूड पाइप की जगह श्वास नलिका में चला गया, तो आपको जैसे एक अचानक जैसे होता है ना, आपको छींक आना, उस तरह की कंडीशन होती है, या जैसे आपको वोमिट हो सकता है कुछ कई बार, और हो सकता है कि आपकी मृत्यु हो जाए। तो वो होता है कि विंड पाइप में खाना चला गया तो वो ब्लॉक हो जाएगी, श्वास कई देर नहीं आएगा, आप डॉक्टर के पास भी नहीं पहुंच पाएंगे और मृत्यु हो जाएगी। इसलिए खाना खाते टाइम में बात नहीं करनी चाहिए। वैसे तो ये बहुत एक्यूरेसी के साथ काम करता है एपिग्लोटिस, लेकिन यदि आप खाना खाते टाइम में बात करेंगे तो कंफ्यूज भी हो सकता है, जो कि रेयरेस्ट चांसेस है, बट हो सकता है। तो उस कंडीशन से आपकी मौत हो सकती है। तो देखो अब इस तरीके से विंड पाइप से जो है, विंड पाइप के अंदर ये आपके पास में श्वास आ जाएगा। ट्रिकिया बोलते हैं यहाँ पर, जैसे लिरिक, ये आपके पास में लिरिक्स भी होता है यहाँ पे, इस जगह पे लिरिक्स जो है वो आपको, जैसे उसको साउंड बॉक्स बोलते हैं, आवाज निकलती है। तो वो सारी चीजें यहाँ दी नहीं है, लेकिन इतना ध्यान देना कि श्वास नली में श्वास पहुंच गया इस तरीके से, या विंड पाइप के अंदर इस तरीके से पहुंच गया। श्वास नली कह लो, विंड पाइप कह लो, ट्रिकिया कह लो, एक ही बात है, इसके अंदर पहुंच गया। इसके बाद पहुंचने के बाद में आपके पास में देखो दो फेफड़े हैं, लेफ्ट साइड में भी है और आपके पास में राइट साइड में भी है, राइट साइड में भी है। लेफ्ट वाला जो फेफड़ा है लंग है, थोड़ा सा छोटा है, कारण क्या है उसका, हार्ट की उपस्थिति। ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा होता है और ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रिब्स दिखाया हुआ है, पसलियां दिखाई हुई है। ये 12 जोड़ी होती है, 12 इधर और 12 ही इधर होती है। टोटल 24 पसलियां होती है, 12 पेयर्स होते हैं इसके। 12 इधर है आपके पास में, ये पसलियां हैं, 12 इधर है और 12 ही आपके पास इस साइड में है, तो टोटल 24 है। ये एक तरीके से आपके पास चेस्ट वाली बोन होती है, उससे जुड़ी रहती है। ऊपर वाली 7 जुड़ी रहती है, फिर नीचे 8, 9, 10 है, वो 7th रिब्स से जुड़ी होती है, और 11, 12 इस तरीके से फ्रीली मूवमेंट करती है। तो ये आपके पास में, और इसी के अंदर जो आपके पास रिब्स होती है, ये पसलियां होती है, जैसे आप हाथ लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि पसली होगा। तो जो पसलियां होती है उसी के अंदर लंग्स फिट होते हैं, तो एक तरीके से सपोर्ट दिया हुआ है उनको। तो ये टोटल 12 जोड़ी पसलियां हैं। पसलियां जो है ये टोटल 12 जोड़ी होती है। और ये हमारे पास यहाँ चेस्ट वाली जो बोन है, उसके बताऊंगा मैं आपको कंकाल वगैरह में, जिन्होंने प्लस पे क्लास करी मेरे को से, उन्होंने को मैंने बहुत डिटेल से 206 की 206 जो है हड्डियां गिनवाई, तो उसमें एक तरीके से बोन सी है, ये रिब्स भी 24 होती है। टोटल ये 25 हो गई, यहाँ पर 24 ही है, एक ये चेस्ट वाली हो गई 25 हो गई। अपने पास जो बेक वाली होती है उसमें 26 होती है, सर में 8 होती है, चेहरे पर आपके 14 होती है, कानों में 3-3 होती है, इस तरीके से करके यहाँ से ऊपर 29 होती है। ये सब हिसाब आपको या तो प्लस पे कर लीजिएगा या आगे एनसीईआरटी में कहीं आएंगे तो बताएंगे। तो ये आपके पास 12 होती है, इसके अंदर लंग्स होते हैं इस तरीके से। अब क्या होता है कि आपने सांस लिया यहाँ से, ये आपके पास नोस्ट्रिल्स है, यहाँ से नोस्ट्रिल्स, या आप कह सकते हो कि नासागुआ कह लो, तो इससे आगे गया है नेजल पास से होते हुए। तो अब इसमें जो श्वास अंदर जाएगा तो इसमें हम लोगों ने O2 की प्रेजेंस ज्यादा है, 21% हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर कम है, 0.03% है। तो इस तरीके से ये इनकी प्रेजेंस होती है। अब अंदर गया, इसके अंदर जाने के बाद में देखो ये लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इस तरीके से ब्रोंकाइज होती है। जैसे आपके पास में ये लंग्स है, जैसे आपके पास में विंड पाइप है, और इस विंड पाइप से फिर इस तरीके से 2 पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगा। इनको ब्रोंकाइज बोलते हैं, ये ब्रोंकाइज होती है। ये जो ब्रोंकाइज में बंटेगा, ये ब्रोंकाइज फिर ब्रोंकियल्स में बंटेगी। इस तरीके से ब्रोंकाइज होते हैं, फिर ब्रोंकियल्स में बंटेगी। इतना दिया शायद नहीं है, ब्रोंकियल्स में बंटेगी। और फिर ब्रोंकियल्स के बाद में आखिर में जाओगे तो इस तरीके से छोटी छोटी ग्रेप्स टाइप की स्ट्रक्चर होगी, अंगूर जैसी संरचनाएं होती है इस तरीके की। आखिर में ब्रोंकियल्स के एंड में इस तरह की संरचनाएं होती है। देखो आपके पास विंड पाइप होगी, हवा वाली पाइप होगी, विंड पाइप होगी। ये विंड पाइप से श्वास गया, 2 भागों में बंट गया, इनको ब्रोंकाइज बोलते हैं। लेफ्ट ब्रोंकाई होगी, राइट ब्रोंकाई होगी, और लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई से बाद में ये ब्रोंकियल्स छोटी छोटी और नलिकाओं में बंट जाएगा। फिर आखिर में इस तरीके की छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स, इस तरीके से ग्रेप्स टाइप की स्ट्रक्चर बनी होती है। इनको हम एल्वियोली बोलते हैं, इनको एल्वियोली बोलते हैं। ये जो एल्वियोली है, ये एयर सैक्स के रूप में जानते हैं इनको। इन एल्वियोली जो होते हैं, इन्हीं के अंदर यहीं पे डिफ्यूजन होता है या यहीं पे विसरण होता है, यहीं पे विसरण होता है। कैसे सर?
जैसे देखो आपके पास में, आपको ध्यान में होगा थोड़ा सा, नहीं है तो हार्ट से एक पल्मोनरी आर्टरी आती है, पल्मोनरी आर्टरी आती है जो कि अशुद्ध रक्त लेके आती है। ये फिर इस तरीके से एल्वियोली से होते हुए गुजरती है, इस तरीके से। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके बाहर यहां पर O2 ज्यादा है, लेकिन यहां कार्बन डाइऑक्साइड कम है। यहां पर O2 कम है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कंपैरेटिवली ज्यादा है, इस तरीके से रहता है। तो अब होता है विसरण या डिफ्यूजन जो होता है उसमें ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूव करता है। तो यहां पर O2 ज्यादा है तो यहां से ये कम की तरफ मूव करेगा, यहां पर O2 कम की तरफ मूव। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो यहां से ये कम की तरफ मूव करेगा, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, इस साइड में मूव करेगा। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी और O2 अंदर चली जाएगी। तो ये आपके एल्वियोली वाला पार्ट जो है वहां पर डिफ्यूजन या विसरण की प्रोसेस होती है, उसको समझाया। देखो लेफ्ट फेफड़े, दो जोड़ी हो गए आपके पास में, देखिए एक तरीके से, एक जोड़ी मान लो, दो हो गए, लेफ्ट और राइट पेयर मान लो एक तरीके से, जो कहना कह लो उसको। देखो वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है और एक बड़ी पेशीय परत जो डायफ्राम होती है कहलाती है। देखो डायफ्राम वगैरह वाली स्ट्रक्चर समझाता है। जैसे ये नीचे, इसको मिटा देता हूं एक बार। देखो देखो इसको देखो, आप ध्यान से देखना यहाँ पे। देखो देखो ये जो आपके पास यह डायफ्राम है जो कि ये लंग्स के नीचे साथ जुड़ा हुआ है, इस तरीके से ये डायफ्राम है। जब आप श्वास अंदर लेते हो, देखो दो प्रोसेस होती है, एक एक्टिव प्रोसेस होती है, एक पैसिव होती है। जब आप श्वास अंदर लेते हो तो ये एक्टिव प्रोसेस है, सांस अंदर ले रहे हो एक्टिव प्रोसेस है, और जब सांस छोड़ रहे हो तो ये पैसिव प्रोसेस है। जब कोई काम एक्टिवली करते हो तो उसमें ऊर्जा खर्च होती है, एनर्जी कंज्यूम होती है उसके अंदर। तो श्वास का अंदर लेना एक्टिव है, जबकि श्वास का बाहर छोड़ना पैसिव है, और पैसिव प्रोसेस में एनर्जी कंज्यूम नहीं होती है, ऊर्जा खर्च नहीं होती है। तो आपने श्वास को अंदर लिया एक्टिव प्रोसेस के तहत, अंदर ले लिया आपने श्वास को इस तरीके से। जब आप श्वास को अंदर लोगे एक्टिव फॉर्म में, एनर्जी मतलब कि श्वास अंदर ली, उस कंडीशन में डायफ्राम नीचे की तरफ खींचता है, डायफ्राम नीचे की तरफ, और ये जो आपके पास में जो रिब्स होती है पसलियां, ये ऊपर की तरफ खींचेगी इस तरीके से। ये समझ लो आपकी, ये जो है ऊपर की तरफ इनका मूवमेंट होगा, और डायफ्राम का मूवमेंट नीचे की तरफ होगा। जब इनका मूवमेंट ऊपर की तरफ है और डायफ्राम का नीचे, तो यहां पर वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा, और आयतन बढ़ जाएगा या वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। तो यहां पर जो है आपने बाहर से हवा ली, लगभग 500 ml के पास लेते, लेकिन एक्सेप्शनल कंडीशन में अपन 2 से 3 लीटर भी हवा अंदर ले सकते हैं उसमें। तो आपने ली तो फेफड़ों को आपने अंदर भर लिया, तो ये भरेगा कब, जब आप डायफ्राम नीचे खींचेगा, नीचे खींच गया और ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए। तो इस कारण से यहां पर आपके पास में एयर आ जाएगी, हवा आ जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तभी तो। जब आप बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर की तरफ खींचता है और ये नीचे की तरफ जाते हैं, तो इनके बीच का वॉल्यूम कम हो जाएगा, आयतन कम हो जाएगा, तो श्वास बाहर आ जाती है। तो श्वास अंदर ले रहे हो तब डायफ्राम नीचे खींचेगा, बाकी चीजें ऊपर आएंगी, बीच में वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा, उसमें सांस भर जाएगी, और फिर जब आप छोड़ेंगे तो डायफ्राम ऊपर आएगा, ये नीचे जाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, श्वास बाहर आ जाएगी। तो इस तरीके से पैसिव फॉर्म में आता है। तो डायफ्राम के नीचे खींचने से वॉल्यूम इंक्रीज करता है, डायफ्राम के वापस छूट के ऊपर आने से वॉल्यूम डिक्रीज करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अंत्य श्वसन के समय पसलियां ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ और गति करती है, जबकि डायफ्राम नीचे की तरफ गति करता है। ये गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है, देखा हमने, और वायु फेफड़ों में आ जाती है, फेफड़े वायु से भर जाते हैं, इसकी उल्टी कंडीशन हो जाएगी। ये उच्छ्वसन के समय, जब बाहर निकाल रहे हो एक्सहेलेशन के समय, पसलियां नीचे की ओर तरफ जाती है, अंदर की तरफ जाएगी, जबकि डायफ्राम नीचे ऊपर की तरफ खींचेगा, पूर्व स्थिति में आ जाएगा। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाएगा और वायु जो है फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाएगी। तो ये इस तरीके से प्रोसेस होता है डायफ्राम वगैरह का। ये देखो ये समझाया हुआ यहाँ पर, डायफ्राम जैसे सांस अंदर ले रहे हो, जैसे हवा अंदर आ रही है, सांस अंदर आ रही है, तो डायफ्राम जो है नीचे की तरफ और गति करता है, इस तरीके से नीचे की तरफ गति करेगा डायफ्राम, इस तरीके से नीचे की तरफ गति करेगा, ठीक है। डायफ्राम का मूवमेंट नीचे की तरफ होगा। और ये पसलियां देखो, जैसे रिब्स होती है ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है, इस तरीके से रिब्स जो है ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है,
रिब्स का मूवमेंट ऊपर की तरफ है और डायफ्राम जो है ये नीचे की तरफ, इस तरीके से नीचे की तरफ खींच रहा है ना। ये एक्टिव है, इसके अंदर एनर्जी लगती है, ये एक्टिव आपके पास रेस्पिरेशन है, ऊर्जा खपत होगी इसके अंदर। और ये जैसे आपके पास है तो इसमें क्या है, आपने वायु को बाहर धकेलना है, उस टाइम पर डायफ्राम ऊपर की तरफ चला गया और आपके पास में रिब्स नीचे की तरफ आ गई, तो यहाँ का वॉल्यूम कम हो गया। और यदि वायु वॉल्यूम कम हो जाएगा तो इस कंडीशन में क्या होता है कि सांस बाहर निकलेगी, आपका श्वास है या हवा है वो बाहर निकलेगी लंग्स से। ठीक है। हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार की अवांछित कण जैसे धूल है, धूम्र है, पराग कण है आदि होते हैं। जब हम अंतः श्वसन करते हैं तो ये कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाते हैं। मैंने बताया था ना वो रोम जैसे छोटे छोटे बाल टाइप की संरचना। यदि कभी कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं तो ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आती है। छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तो छींक वगैरह आने का कारण समझ में आया आपको? इस तरीके से होता है। जब आप छींकते हैं तो अपनी नाक को ढक लें, जिससे आपके द्वारा बाहर निकाले गए कणों को अन्य व्यक्तियों द्वारा शोषण के समय अंदर नहीं ले सके, इसलिए छींकते टाइम में ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। धूम्रपान फेफड़ों को क्षति पहुंचाते हैं, धूम्रपान कैंसर से भी संबंध है, इससे बचना चाहिए। जैसे मैंने कहा था ना आपको एल्वियोली इस तरह की संरचना होती है, ये आपके पास में एल्वियोली टाइप की स्ट्रक्चर होती है। ये जो होती है ये एक तरीके से इनके अंदर जब आप धूम्रपान करोगे तो इसके अंदर जो है वो पोल्यूशन इसके अंदर भर जाएगा। और ये हार्ड बहुत सॉफ्ट होते हैं, ये थोड़े से हार्ड हो जाएंगे, ये थोड़े से हार्ड हो जाएंगे, कठोर हो जाएंगे। और जब ये एल्वियोली जो है ये कठोर हो जाएंगे तो उस कंडीशन में फिर इसके अंदर जो है वो उतनी जिस मात्रा में ऑक्सीजन भरनी थी उस मात्रा में नहीं भरेगी, तो फिर आपकी जो श्वसन प्रक्रिया है वो प्रभावित हो जाएगी। गैसेज है वो जिस मात्रा में इनमें स्टोर होनी चाहिए थी उस मात्रा में नहीं। अब ये मापन कैसे करते हैं ये समझाया हुआ है कि अंदर सांस लो बाहर निकालो, ये सारे बच्चों वाले एक्सपेरिमेंट है, करते रहना, वही सारी चीजें है और कुछ नहीं। बेहतर जीवन के लिए श्वास, नियमित परंपरागत श्वसन व्यायाम एक्सरसाइज यदि आप करते हो तो आपके फेफड़ों में वायु को अंदर लेने की क्षमता बढ़ जाती है। जैसे क्यों प्राणायाम वगैरह करने के लिए बोला जाता है, तो व्यायाम करते हैं प्राणायाम करते हैं तो आपके अंदर ज्यादा श्वास भरने की क्षमता बढ़ जाती है। और यदि आप ज्यादा श्वास लोगे अंदर तो ऑक्सीजन ज्यादा आएगी, और यदि ऑक्सीजन ज्यादा आएगी तो आपके ऑर्गन्स तक ज्यादा पहुंचेगी, एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी, तो आप ज्यादा एक्टिव रहेंगे, ज्यादा काम करने की इच्छा होगी। नहीं तो आप नॉर्मली जल्दी थक जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन जो है उतनी मात्रा में आपके शरीर में जाती नहीं। एक श्वसन में बाहर क्या निकलता है, क्या क्या निकलता है, तो मैंने बताया कि ऑक्सीजन भी निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी, बाकी सारी गैसेस भी निकलेगी जो ली है आपने वो। लेकिन बस है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 3 से 4% हो जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा 16 से 17% हो जाती है, लेकिन रहती है। आप जानते हैं कि हम जिस वायु को अंतः श्वसन करते हैं अथवा उच्चश्वसन करते हैं वे गैसों का मिश्रण होता है, बिल्कुल होता है। तो देखो वो चीजें मैंने बताई दी आपको। हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सर्प, पक्षी, ये जितने भी जंतु वगैरह होते हैं ये लंग्स यानी फेफड़ों से श्वास लेते हैं। मेंढक भी जो होता है ये जब पानी से बाहर रहता है तभी ये फेफड़ों से लेता है, अंदर रहेगा तो फिर अपनी त्वचा से लेता है। ठीक है ना, बाहर रहेगा तभी ये शोषण फेफड़ों से करेगा। इसी तरीके से कॉकरोच जो होता है वो श्वास रंध्र से करता है। ठीक है ना, कीट हो गए आपके पास, कॉकरोच हो गए, ये आपके पास में श्वास रंध्र से करेंगे। आपके पास में कीटों में गैस के विनिमय के लिए श्वास प्रणाल या ट्रिकिया पाइप बोलते हैं उसको, उस पाइप के द्वारा ये करते हैं, या वातक बोलते हैं। श्वास प्रणाल के द्वारा इनमें शोषण की गति होती है कीटों के अंदर, ध्यान रखना इनको थोड़ा सा। केंचुए के अंदर जो होता है ये त्वचा से शोषण करते हैं, याद रखना त्वचा से शोषण होता है, त्वचा से शोषण केंचुए के अंदर होता है, याद रखना। केंचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मीय प्रतीत होती है क्योंकि वो शोषण के काम में आती है। इनमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। यद्यपि मेंढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं तथापि वे अपनी त्वचा से भी शोषण करते हैं। कब करते हैं, जब ये पानी के अंदर रहते हैं तब त्वचा से करते हैं, और जब ये बाहर रहते हैं तो फिर ये फेफड़ों से करते हैं। ठीक है। जल में शोषण, जल में शोषण होता है कि मछलियों के द्वारा गिल के लिए, गिल के द्वारा या क्लोम के द्वारा होता है ना, मछलियों के अंदर शोषण गिल्स के द्वारा करती है, गिल्स के द्वारा, याद रखना है, गिल्स के द्वारा ये शोषण करती है मछली। ये तो आपको बचपन में पढ़ा ही था, देखो ये क्लॉम या गिल्स है, इनके द्वारा पानी के अंदर रहती है। ठीक है ना, याद रखना है। अन्य जीवों की पाती पादप भी शोषण करते हैं, और बहुत अच्छे से समझाया मैंने आपको कि जैसे एक पत्ती होती है, जैसे ये आपके पास किसी पेड़ की इस तरीके से एक पत्ती, जैसे मान लो कि ये पत्ती है,
इस तरीके से ऐसे होती है। देखो अब इसमें क्या होगा कि इसमें दो चीजें, एक तो रंध्र है जिसको स्ट्रोमेटा बोलते हैं, एक इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। 6th क्लास वाले एनसीईआरटी में हमने देखा था, रिवाइज करवा रहा। तो ये रंध्र जो स्ट्रोमेटा होते हैं ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को लेने का और ऑक्सीजन को छोड़ने का काम करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेने का और O2 को छोड़ने का काम करते हैं। जबकि जो क्लोरोफिल है ये सूर्य से आने वाले प्रकाश, क्योंकि लाइट भी तो चाहिए, उसको अवशोषित करने का काम करता है, उससे अवशोषण करते हैं। और फिर ये क्लोरोफिल जो है आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपके पास H2 हो गया, फिर एनर्जी उस तरीके से, तो फिर C6 से H12 O6 का फॉर्मेशन होता है, पता ही हम लोगों को। तो ये इस तरीके से वापस प्रोसेस होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, पानी हो गया, और आपके पास में सन की लाइट हो गई। तो ये इस तरीके से इनमें भी शोषण होता है। तो पादप में प्रत्येक अंग वायु से शोषण रूप से ऑक्सीजन, देखो इन पादपों में जो शोषण होता है वो उस शोषण की प्रक्रिया में तो ये भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दो प्रोसेस होती है इसमें, ध्यान रखिएगा। जब सूर्य का प्रकाश मौजूद हो तो सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में क्लोरोफिल के कारण से सन की जो लाइट होती है उसका अब्जॉर्प्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। लेकिन यदि रात के समय आप देख लो, या शोषण की प्रक्रिया रेस्पिरेशन में पादप भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसीलिए कहते हैं रात के समय किसी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के समय ऑक्सीजन नहीं छोड़ेगा वो, क्योंकि ऑक्सीजन तभी छोड़ेगा जब प्रकाश उपलब्ध होगा, और वो भी ऑक्सीजन लेगा और आप भी ऑक्सीजन लेंगे, तो आपके लिए ऑक्सीजन अवेलेबल कम हो सकता है और आपकी मृत्यु हो सकती है। तो ये समझाया हुआ, जैसे स्ट्रोमेटा रंध्र वगैरह के बारे में बात करी हुई है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के और ऑक्सीजन के विनिमय की बात हुई है, तो ये स्ट्रोमेटा या रंध्र हो गया, पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति ही मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये बात मैंने आपको बता ही दी है, कोई बात ही नहीं इसमें। ये इस तरीके से बताया हुआ है कि जैसे देखो आपके पेड़ वगैरह होता है, मूल मृदा से वायु अवशोषित करते हैं। मूल मतलब जड़ें कहते हैं कि आपके जैसे मृदा होती है, मिट्टी होती है, उस मिट्टी में भी जो गैसेज है वो अवेलेबल रहती है, तो जड़ें शोषण कैसे करती है, तो कहते हैं कि मिट्टी के अंदर भी जो है वायु अवकाश उपलब्ध होते हैं और यहाँ पर वायु के कण रहते हैं, वायु उपलब्ध होती है, तो ये उससे मृदा से भी शोषण कर लेते हैं। क्या है, क्वेश्चन आ गया क्या? हाँ क्वेश्चन आ गया, तो आपको ये क्वेश्चन करने हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आई होगी और ये चैप्टर है कंप्लीट हो गया है। अब आप ये जो है ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स, बायोलॉजी का कोर्स है, शाम को 7:30 बजे क्लास रहती है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो मेरे को 8744035689 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आप ST10 कोड यूज़ कर सकते हैं। ST10 कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप एनरोल कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।